हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस हिंदी की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वाक्य अशुद्धियों का। हमने चैप्टर शुरू किया था, अशुद्धियों का चैप्टर हमने शुरू किया था। और उस अशुद्धियों में हमने शब्द की अशुद्धियाँ, ठीक, कि शब्द की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं उस चीज़ को हमने जाना था। और उसके हमने 3-4 आपको वीडियो भी दिए। तो शब्द की अशुद्धियों से हमारी जो कक्षा है वो धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर है। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं वाक्य की अशुद्धियाँ। ओके, तो वाक्य की अशुद्धियाँ किस प्रकार से पूछी जाती हैं ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। लेकिन वाक्य की अशुद्धियाँ आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पता हो कि वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे फ्रेम होता है, वाक्य की रचना कैसे होती है, शब्द अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, कैसे निर्माण होता है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, खंड क्या होता है। तो इन सब के बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप समझ पाएंगे वाक्य कैसे निर्मित होता है। जब आप वाक्य का निर्माण समझ जाएंगे तब आप उसमें छिपी अशुद्धियों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तब आप उसमें छिपी अशुद्धियाँ कैसे फाइंड आउट करी जाएंगी, कैसे हम जान पाएंगे कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाक्य का पूरा चैप्टर एक ख़त्म करेंगे, उसके छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे, फिर इसके बाद हम इनकी अशुद्धियों को जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रारंभ होगा इस क्लास का वो वाक्य से प्रारंभ होगा। तो स्टार्टिंग हम वाक्य से ही प्रारंभ करते हैं, वाक्य से ही हम अपनी कक्षा की स्टार्टिंग करते हैं और वाक्य का यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चलिए फिर देखते हैं वाक्य क्या होता है, किस प्रकार से ये हिंदी में आपके लिए कार्य करता है और हमारी परीक्षाओं में किस प्रकार से ये आता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, तो आपके सामने देखो यहाँ पर वाक्य की एक परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है? वाक्य की परिभाषा। आप इसे नहीं समझ सकते हैं, वाक्य का एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, उसको समझने के लिए लिखा हुआ है भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग जो है वो वाक्य है। इस चीज़ को समझिए, भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य है। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, शब्द है, वर्ण है, वाक्य है या पद है या भावार्थ है। इस प्रकार से आपके सामने जब ये 4 ऑप्शन आएंगे तो वहाँ से आप भटक जाएंगे। तो ध्यान रखना, भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा जो अंग है वो वाक्य माना जाता है। तो अब आप वाक्य कैसे समझेंगे कि वाक्य आखिर होता क्या है? समझिए, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वाक्य का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। समझिए, विचारों, जो हमारे विचार होते हैं, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो कुछ शब्दों का यूज करूँगा, उस शब्दों से क्या होगा, एक भाव निकलेगा। क्या निकलेगा? एक भाव निकलेगा। तो विचारों या भावों को पूर्णता से व्यक्त करने में, समझिए मेरी बात को, विचारों या भावों को, विचारों को या भावों को, मैं अपने विचार जो रख रहा हूँ उस विचार से एक भाव निकल रहा है, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सक्षम, समझना, कुछ सक्षम शब्द और कुछ सार्थक शब्द। ठीक, कुछ सक्षम शब्द और कुछ सार्थक शब्द का मैं एक सुव्यवस्थित रूप बता रहा हूँ। तो सक्षम, सार्थक एवं सुव्यवस्थित पदों का जो समूह होता है, क्या होता है? समूह, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर से समझिए, हमने बताया कि विचारों या भावों को पूर्णता व्यक्त करने में सक्षम, सार्थक एवं सुव्यवस्थित पदों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो देखिए, अब अगर ऊपर की हम लाइन देखें तो क्या लिखा है? भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य है।
अब भाषा वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी भाषा हो। व्याकरण, भाषा और व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, एक भाषा को सुव्यवस्थित रूप देना व्याकरण के द्वारा हम सीखते हैं। तो भाषा और व्याकरण दोनों का जो सबसे बड़ा रूप हो गया, सबसे बड़ा अंग हो गया, उसको क्या बोला जाएगा, वाक्य बोला जाएगा। तो जहाँ पर वाक्य हमारे सुव्यवस्थित होंगे, शब्दों का सार्थक क्रम होगा, ठीक है, सार्थक ध्वनियों का समूह होगा। हमने क्या बताया, सार्थक ध्वनियों का समूह होगा, सार्थक ध्वनियों का समूह होगा, उसको क्या बोला जाएगा, वाक्य बोला जाएगा। अब यहां से देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया है कि वाक्य क्या होता है, सार्थक ध्वनियों का समूह होता है या ध्वनियों का सार्थक समूह होता है। तो ध्यान रखना, सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने, आपके समक्ष दो उदाहरण लिखे हैं। क्या लिखा है, श्याम दूध पी रहा है, यह कितना सुंदर उपवन है। तो एक बात और ध्यान रखना कि वाक्य में होता क्या है, एक लेखक होता है या एक वक्ता होता है। तो लेखक क्या होता है, अपनी बात को लिख करके बोलता है, लिख करके समझाने की कोशिश करता है, और वक्ता क्या होता है, उसको बोल करके समझाता है। ओके, तो यहाँ पर लेखक या वक्ता के द्वारा लिखकर या बोलकर अपने भावों या विचारों को प्रकट किया जाता है, उसको हम वाक्य के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, श्याम दूध पी रहा है, श्याम दूध पी रहा है। तो कुछ शब्दों का यहाँ पर क्या है, एक सार्थक क्रम है, ठीक, सार्थक ध्वनियों का एक क्रम है, जिससे हम कुछ समझ सकते हैं कि कोई श्याम है जो कि दूध पी रहा है। इसी तरीके से दूसरा देख ले, यह कितना सुंदर उपवन है। तो वही बात है कि यहाँ पर क्या है, सार्थक ध्वनियों का एक क्रम लगा दिया गया और जिससे एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई कार्य किया जा रहा है। इसी की जगह अगर हम मान लो ये सारे शब्द हम इधर उधर फैला दें, ठीक, सफल कर दें, दूध पहले कर दें, पी बाद में कर दें, क्रिया मतलब सबका स्थान अलग कर दें, कर्ता का स्थान अलग कर दें, क्रिया का स्थान अलग कर दें, और जो सहायक क्रिया है उसको अलग कर दें, तो यहाँ पर एक पद तो सारे होंगे, शब्द सारे होंगे, लेकिन उनका कोई सार्थक क्रम नहीं होगा, और सार्थक क्रम ना होने की वजह से उसका हम सार्थक अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो वाक्य आपको समझ में आ गया कि सार्थक ध्वनियों का एक क्रम होता है जिसके द्वारा किसी अर्थ की पुष्टि होती है, उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक या अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा आप समझ सकते हैं। परिभाषा, अब आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द, क्या लिखा है, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह, शब्द समूह होता है, ठीक, वाक्य कहलाता है। तो अब आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। देखिए एग्जाम में कोई परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो परिभाषा आप समझ गए कि एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। तो हमने आपको क्या बताया, वाक्य निर्माण के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। वाक्य का निर्माण करते समय किन अनिवार्य तत्वों को हम ध्यान में रखते हैं, और वाक्य निर्माण में किन अनिवार्य तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है योग्यता, दूसरा होता है आकांक्षा, पहला होता है योग्यता, दूसरा होता है आकांक्षा, और तीसरा होता है निकटता। अब योग्यता क्या होता है, आकांक्षा क्या होता है, निकटता क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो योग्यता को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा, शिक्षक छड़ी से लिखता है। आप कहोगे अरे ये कैसा शब्द लिखा है।
अध्यापक छड़ी से लिखता है? क्या अध्यापक कोई छड़ी से लिख सकता है? क्या लेखनी का कार्य छड़ी से हो सकता है? नहीं हो सकता है। अध्यापक छड़ी से नहीं लिख सकता है। अध्यापक कलम से लिखेगा या बोर्ड पर चौक से लिखेगा, मार्कर से लिखेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य निर्माण में योग्यता का मतलब क्या हो गया? पदों के अर्थबोधन का सामर्थ्य। मतलब जहाँ पर ये इस वाक्य में अगर हम अर्थ निकालें तो अर्थ हम नहीं निकाल सकते, तो सार्थक पद भी होने चाहिए जिसका एक सार्थक अर्थ हो। छड़ी का सार्थक अर्थ होता है, लेकिन इस वाक्य के लिए छड़ी का यहाँ पर प्रयोग अनुपयुक्त है। ठीक है, तो योग्यता का यहाँ पर क्या है? अभाव है। तो वाक्य निर्माण में योग्यता का होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर योग्यता का क्या है? इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, योग्यता अभाव है। तो वाक्य निर्माण में योग्यता का होना एक उसका अनिवार्य तत्व है। समझ में बात आ गई? दूसरा देखते हैं आकांक्षा। इसको समझिए। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं। ठीक, लिखा है वह जा रहा था कि। हमने लिखा वह जा रहा था कि। कहोगे सर जी आगे तो लिखो, वह जा रहा था कि आगे क्या है? तो बस यही है आकांक्षा। इसी को क्या कहते हैं? आकांक्षा। तो वाक्य के किसी एक अंश को सुन करके या जान करके उसके आगे की जानने की इच्छा, उसके आगे की जानने की इच्छा जो है वो स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाए, स्वाभाविक रूप से उसमें उत्कंठा जागृत हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? आकांक्षा। तो वाक्य निर्माण के लिए अनिवार्य तत्व एक आकांक्षा भी है। तो इसको अगर हम पूरा करें तो ये हो सकता है वह जा रहा था कि इतने में शेर दिखाई दिया। ओके, तो ये भी क्या हो गया? एक आकांक्षा का स्वरूप हो गया। तो वाक्य निर्माण के अनिवार्य तत्वों में एक तो योग्यता हो गया और दूसरा आकांक्षा हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा शब्द है आपके सामने निकटता। निकटता कहो या आसक्ति बोल लो। ठीक, इसको समझते हैं, निकटता या आसक्ति को। तो निकटता या आसक्ति को आप बहुत ही भली बात समझ सकते हैं। कैसे? इसी शब्द को देखते हैं। ये शिक्षक ठीक छड़ी से लिखता है। छड़ी की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलम। क्या लिख देता हूँ? कलम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शिक्षक। यहाँ पर लिख दिया कलम, यहाँ पर लिख दिया से, यहाँ पर लिख दिया लिखता। तो देखिए, निकटता शब्दों के बीच में निकटता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शब्दों के बीच में निकटता नहीं है तो पता चले एक शब्द हमने आज पढ़ा, एक शब्द हमने कल पढ़ा, एक शब्द आप पहले पन्ने में लिख दो, एक शब्द आप आखिरी पन्ने में लिख दो। अब कहो कि वाक्य पूरा हो गया, तो वाक्य कैसे पूरा हो गया? निकटता नहीं है। तो वाक्य निर्माण के लिए तीन अनिवार्य तत्व होने बहुत ही आवश्यक है। एक तो योग्यता, दूसरी उसकी आकांक्षा और तीसरी उसकी निकटता या फिर आसक्ति। तो समझ गए? वाक्य निर्माण में इन तीन चीज़ों को ध्यान रखना। योग्यता होना बहुत ही आवश्यक है और उसकी आकांक्षा होना बहुत ही आवश्यक है और निकटता होना बहुत ही आवश्यक है। तो वाक्य से संबंधित हमने इतनी चीज़ें जान ली। अब वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, वाक्य खंड कहो या वाक्य के भेद कहो, तो वाक्य खंड जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, या वाक्य भेद जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। तो वाक्य के प्रमुख दो खंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो उद्देश्य और विधेय की नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, उसमें हम जानेंगे कि क्या उद्देश्य होता है, क्या विधेय होता है। तो आज की क्लास में हमने वाक्य के बारे में समझा कि वाक्य क्या क्या होता है। भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग जो है वो वाक्य है। ओके, साथ में इसकी हमने परिभाषा जानी और इसके हमने
अनिवार्य तत्व भी जाने कि वाक्य निर्माण के लिए 3 अनिवार्य तत्व चाहिए, ये एक योग्यता, एक आकांक्षा और एक निकटता। और साथ में हमने वाक्य के खंड जाने कि एक उद्देश्य होता है खंड इसका और एक होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है ये हम अगली कक्षा में जानेंगे, अगली क्लास में समझेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वाक्य से संबंधित जो चीज़ें हमने बताई है आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर इसके नेक्स्ट को हम सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।